हम लोगों का इंश्योरेंस का दो पार्ट है, एक लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक तो हम लोग समझ चुके हैं, विद अ नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, विद बोथ एवरीथिंग हम लोगों ने कवर किया है। नाउ व्हाट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट? आप जिस दुकान में काम, जिस दुकान आपका बिजनेस है, दुकान, वहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं, सोच के देखिए वो दुकान जल गया है तो क्या सिर्फ स्टॉक ही जाएगा? वो दुकान को नेक्स्ट फॉर्म में लाने तक आपका तो बिजनेस का डिसरप्शन होगा। आपका बिजनेस डिसरप्शन मींस आपका डिसलोकेशन भी तो हो जाएगा। रेगुलर आप बिजनेस कर रहे थे, पूरा दुकान जल गया है, क्या नेक्स्ट दिन भी आपका सेल उतना ही होगा? नो सर, वो तो संवरने सजाने में ही तो मेरा 2-3 महीना चला जाएगा। तो मेरा ये 3-4 महीना का जो सेल्स का इफेक्ट आएगा, उससे मेरा क्या इम्पैक्ट आएगा? उसके ऊपर मेरा सर क्या मेरा प्रॉफिट हैम्पर करेगा। मान लीजिए 1 अप्रैल को आपका दुकान जल गया है, उसको रिकवर करने के लिए आपको सितंबर तक लगेगा, सितंबर के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सितंबर महीने तक आपका सेल तो रेगुलर जैसा सेल पहले होता था वैसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो ये पीरियड को बोलता है डिस्टर्बेंस पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड। तो ये डिसलोकेशन पीरियड, डिसरप्शन पीरियड, डिस्टर्ब पीरियड, ये पीरियड में सेल्स आपका जो एक्चुअली सेल्स होना चाहिए था उसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। उसका सेल आपका क्या होगा? डिफर करेगा। और जैसे ही डिफर करता है बेटा, जैसे ही डिफर करता है तो आपको क्या लगेगा? आपका प्रॉफिट ऊपर इंपैक्ट आएगा ना। कौन सा प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आएगा? आपका तो नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो नेट, सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर, प्लस ड्यूरिंग दैट पीरियड में जो जो मेरा फिक्स चार्जेस है, वो बिजनेस रन करे ना करे आपको तो देना ही पड़ेगा। तो फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस के ऊपर भी आपके इंपैक्ट आएगा, मतलब बिजनेस नहीं है लेकिन आपको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। तो ये जो सब खर्चा आपको बियर करना पड़ रहा है, इवन देयर इज नो बिजनेस, जो लॉस आपको बियर करना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज अ नो सेल्स, बस सेल्स है भी तो वेरी लेस सेल, इसके लिए भी आप इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। इसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी तक मैंने लॉस ऑफ स्टॉक सिखाया था और आज से मैं आप लोगों को लॉस ऑफ प्रॉफिट करना सिखाऊंगा। सो वी आर मूविंग इनटू द लॉस ऑफ प्रॉफिट सेक्शन, जहां पर मुझे इंडिमनिटी पीरियड, इंडिमनिटी का वर्ड आप लोगों को शॉम्पा मैम ने सिखाया होगा, मतलब जिस पीरियड में आपका नुकसान हुआ है, इस इंडिमनिटीफाई करना, उसको नुकसान को भरने के लिए बोलता है इंडिमनिटी। ये इंडिमनिटी कि आपका नुकसान तो 2 साल तक हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रहा है मैं आपको 6 महीने का डिसरप्शन पीरियड का पॉलिसी दूंगा। तो 6 महीना का जितना लॉस होगा, लॉस रिलेटिंग टू प्रॉफिट, उतना ही आपको मैं क्या करूंगा? आपको पैसा दूंगा, क्लेम उतना सेटल करूंगा। तो ये चैप्टर में मैं 3 चीज का बारे में आपके साथ बात करूंगा। एक नेट प्रॉफिट लॉस, दूसरा स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब जो चार्जेस आपका बिजनेस चले ना चले आपको देना ही पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, वो आपको देना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस चले और ना चले। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में 2 कैटेगरी आता है। कुछ स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है, कुछ स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है उसको ही माना जाएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो फर्स्ट नेट प्रॉफिट को कवर करेगा, दूसरा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को कवर करेगा, और तीसरा वो कवर करेगा
आपको डिसलोकेशन पीरियड के लिए जो एडिशनल एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, क्यों? बिकॉज आपका तो दुकान जल गया, आपका दूसरे दुकान में आपको सेटअप करना पड़ेगा, तो सेटअप के लिए आपको किराया देना पड़ेगा, वह खर्चा करना पड़ेगा, तो दैट इज द एडिशनल एक्सपेंसेस टू सेव द लॉस ऑफ सेल। आपका जो सेल लॉस होगा, अगर दुकान लेंगे तो थोड़ा कम तो होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस फॉर सेविंग द लॉस ऑफ सेल। अगर ये एक्सपेंसेस नहीं करते, लॉस ऑफ सेल्स और भी ज्यादा होता, आप कोई सेल ही नहीं कर सकेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को और भी पैसा देना पड़ता। तो बेटर है आप इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा भाई आप कोई दुकान ले लीजिए, आई विल पे ऑफ, डोंट वरी। अगर आई विल पे ऑफ, डोंट वरी, देन थिंक प्रोसीड अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंगली आप लोग प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग आपको तीन चीज के लिए क्लेम का पैसा देंगे, एक नेट प्रॉफिट, दूसरा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दो एक साथ ही हम लोग कंप्यूट करेंगे, और तीसरा लॉस ऑफ सेल, सॉरी एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस क्यों? सो दैट आपका लॉस ऑफ सेल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट सेल, SHORT, कम होना, शॉर्ट, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट सेल्स कम होना, तो ये शॉर्ट सेल को ही कवर करेगा। ये तीन चीज को हम लोग देखेंगे। यहां पर अकाउंट्स का कोई जरूरत नहीं है, यहां पर एक स्टेटमेंट में ही पूरा चीज उतरेगा, आप लोग देखते रहिएगा एक फॉर्मेट में, इसको फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्मेट ही बोलते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है विथ लॉजिक। अच्छा, खुशबू वर्मा का कोई सवाल है? बेटा आप सवाल कीजिए। खुशबू वर्मा, चलिए, यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए, इंश्योरेंस क्लेम बोल के एरिया है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक मैंने कर लिया था। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का दो एरिया होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक। बाय द वे, एनी वन आपका क्वेश्चन में आएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक। When the fire occurred, there may be a loss, may be losses not only on account of stock of asset, not only on account of stock of asset destroyed, but there is also a consequential loss, consequential matlab uska corresponding loss arising to disorganization of business. During this period, during the period, standing charges like rent, salary, etc. will continue and there is a loss of potential profit or a consequential loss of profit. The loss of profit includes the following items: 1, loss of net profit; 2, standing charges bracket में insured; any इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, अगर आप दूसरा किराया में ले रहे हैं, खुद एडिशनल खर्चा कर रहे हैं, तो ये भी इसमें कवर करेगा। तो लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड और एनी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये तीनों चीज को एक पॉलिसी कवर करता है। The amount of claim is to be computed with reference to the relevant details of indemnity period or disturb period, whichever is lower. हो सकता है आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको 6 महीना का दे रहा है और आपका एक्चुअली डिस्टरबेंस हुआ है 8 महीने का, तो इसका मतलब ये नहीं है आप 8 महीने का कैलकुलेट करेंगे, आप सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। ठीक उल्टा सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास 8 महीने का इंडेमनिटी है और एक्चुअल डिस्टरबेंस हुआ है 4 महीना, तो अब जाहिर सी बात है आप 8 महीने का डिसलोकेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे,
आप कितना महीने क्या करेंगे? सिर्फ 4 महीने का। तो विच एवर इज लोअर. Disturb period is actually the granted period, granted period which cannot be more than 12 lakh, granted period by insurance company which cannot be more than 12 month. तो कभी भी 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है. Disturb period is covered from the date of fire up to the date when the business gain is normal, gain its normal condition. डिस्टर्ब पीरियड किसको बोलते हैं? जिस दिन फायर हुआ है उस दिन से जब तक कंपनी उसका नॉर्मल पोजीशन नहीं गेन करेगा उतना पीरियड तक आपको बोलेगा डिस्टर्ब पीरियड. एंड डिस्टर्ब पीरियड एंड इंडिमनिटी पीरियड जो कम है उसके लिए ही आपको पॉलिसी कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये कुछ स्टेप का प्रोसेस है, अच्छी तरह से देखिए. Step 1, computation of GP percentage with reference to the last accounting period. तो क्या ऐसे जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे? यहां पर जीपी में नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड चैलेंजिंग चार्जेस दो मिला के जीपी बोलता है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है. एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस इक्वल टू, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट. तो मैंने नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. लेकिन मैं डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं लिख सकता हूं? बिकॉज नेट प्रॉफिट के साथ सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ही कवर होता है, नॉट ऑल स्टैंडिंग चार्जेस. देखिए मैंने क्या सफिक्स लिखा था, प्रीफिक्स लिखा था, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. तो मस्ट बी नेट प्रॉफिट प्लस नॉट ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ओनली इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. तो इसलिए मैं इसको पूरा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोल सकता. तो इसको मैं इजी करने के लिए मैंने टर्म इस्तेमाल करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट. लेकिन यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर. ये कौन सा फिगर लेंगे? ये लेंगे ऑफ लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, और टर्नओवर भी लेंगे लास्ट अकाउंटिंग पीरियड इनटू 100. In many cases earning capacity, that is GP rate is given. अगर GP rate दिया है तो उसको ही फॉलो करना. If nothing mentioned in the problem, assuming all standing charges are insured standing charges. अगर कुछ नहीं बोलता है तो always assume all standing charges insured standing charges. If no information is given, then apply the given GP percentage. अगर GP percentage दे देता है तो उसको ही अप्लाई करना. Step 2, मेरा फर्स्ट काम होगा जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना. लेकिन यहां पर जीपी जैसे मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग से वहां पर जीपी किया है वैसा नहीं है. ये जीपी है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज मिला के जो जीपी होता है वो. स्टेप 2, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड इफ नॉट गिवन. ट्रेंड मतलब अगर बोल देता है लास्ट ईयर और इस ईयर में तो कुछ सेल्स का रेट नहीं, सेल्स तो बढ़ ही सकता है. लास्ट ईयर में अगर 1,00,000 रुपया सेल है तो हो ही सकता है इस बार 1,20,000 रुपया का सेल. ये 20,000 क्यों इंक्रीज हुआ है? सेलिंग प्राइस के लिए नहीं, 20,000 हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रेंड. ये ट्रेंड वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस के लिए भी हो सकता है. तो इसको मैं मान के चलूंगा इंक्रीजिंग ट्रेंड. इफ द प्रॉब्लम रिमेन साइलेंट रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट फ्यू इयर्स का सेल्स देखिए, मुझे बताइए तो. लास्ट ईयर में सेल्स था 2 लाख, नेक्स्ट ईयर में सेल्स हुआ है 2,20,000, उसके बाद थर्ड ईयर में सेल हुआ है 2,42,000. मुझे बता सकते हैं ट्रेंड कितना बोल रहा है आपके पास? ऑन एन एवरेज कितना इंक्रीज होता है? हर साल देखो 10% करके इंक्रीज हो रहा है. 2 लाख से 2,20,000 10% इंक्रीज, 2 लाख से 2,42,000 फिर से 10% इंक्रीज. तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड. लास्ट फ्यू ईयर का सेल से कंपेयर कर सकते हो, क्वार्टरली सेल से कंपेयर कर सकते हो. सेल्स ऑफ द मंथ इमीडिएटली बिफोर द फायर, जिस दिन फायर हुआ था, मान लीजिए अप्रैल में फायर हुआ था, आपने क्या किया? जनवरी फरवरी मार्च, करेंट ईयर का मतलब 2021 में फायर हुआ था अप्रैल में, तो आप जनवरी फरवरी मार्च
2021 का सेल्स लिए और कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स 2020 का जनवरी फरवरी मार्च लिए। तो ये क्वार्टर का सेल्स चेक करके आप बोल सकते हैं आपका सेल्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर परसेंटेज दे देता है तो नो प्रॉब्लम, अगर परसेंटेज नहीं देता है, कोई ट्रेंड भी नहीं देता है, तो इग्नोर इट। If problem remains silent, go to the option 2. Option 2 मतलब ये, अच्छा हटाओ, ऑप्शन 2 कंफ्यूजन बनाएगा। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, कितना शॉर्ट सेल हुआ है? सेल ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का मतलब समझ लो बेटा, आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीना आपका इंडेमनिटी पीरियड है। तो ये 6 महीना का लास्ट पीरियड का सेल्स कितना है देखो, 2021 का नहीं 2020 का, बिकॉज 21 में तो आपका फायर हुआ है। 21 का ये 6 महीना डिसलोकेशन पीरियड था, डिस्टर्ब पीरियड था। तो आप देखिए ये 6 महीना का सेल लास्ट ईयर में कितना था, उसको लिया सर, तो लास्ट ईयर का सेल्स वो, लेकिन लास्ट ईयर का सेल के साथ इस ईयर का सेल का तो कुछ ट्रेंड एडजस्टमेंट होगा, बिकॉज लास्ट ईयर का सेल इस ईयर का सेल सेम रहेगा तो कहीं नहीं बोला है। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड एडजस्टमेंट करेंगे। अपवर्ड ट्रेंड है तो ऐड करेंगे, डाउनवर्ड ट्रेंड है तो डिक्रीज करता है तो लेस करेंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, मतलब इतना सेल्स होना चाहिए ये 5-6 महीने में, लेकिन एक्चुअल में सेल्स हुआ है 6 महीने में। जो फिगर है एक्चुअल सेल्स ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ 2021 का सेल्स हम लोग कंपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड सेल्स मतलब ये सेल्स होने वाला था और ये एक्चुअल में हुआ, ये दोनों डिफरेंस को ही बोला जाता है शॉर्ट सेल, शॉर्ट परसेंटेज, मतलब कितना कम हुआ है, शॉर्ट परसेंटेज। स्टेप 4, calculate the GP percentage on short sales. GP percentage from step 1 into short sales from GP from step 3. तो step 1 and 3 के साथ कंपेयर करके आप short sales निकाल लीजिए। step 4, calculate the GP percentage on sell short sales मैंने कर दिया। तो बोलिए step 1 2 3 4 ये चारों में एनी प्रॉब्लम? 5 6 बाद में सोचते हैं, इतने में कोई प्रॉब्लम? सर रिलेवेंट पीरियड कब से कब तक होता है सर? रेलिवेंट पीरियड मतलब इंडिमनिटी पीरियड एंड डिस्टर्ब पीरियड, व्हिचएवर इज लोअर। ओके, जिसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी yes, होगा सर। आपको मिलने वाला है, आपने पॉलिसी 8 महीने का लिया है और डिस्टर्ब पीरियड है 5 महीना, थोड़ी आपको 8 महीने का पैसा देगा, 5 महीने का पैसा देगा, जिसमें मिलने वाला है सर, ठीक है। एग्जैक्टली राइट। और बोलो सर स्टेप 2 एक बार फिर से समझाइए ना। अच्छा, स्टेप 2 का मतलब है आपका ट्रेंड। ट्रेंड मतलब आप एचएस क्लास 10 में आपको मार्क्स मिला था 80%, मान लीजिए 100%, क्लास 12 में आपको मिला है 80%, ग्रेजुएशन में मिला है 20% 60%, इसका मतलब है आपका 20% करके डिक्रीज हो रहा है, दैट इज अ ट्रेंड। ट्रेंड मतलब उसका टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज करना ना डिक्रीज करना। ट्रेंड मतलब उसका टेंडेंसी देखना चाहता है वो ओवर द पीरियड क्या सेल्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, मार्केट में इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग ट्रेंड। ओके सर। ओके, सर वो इंक्रीज और डिक्रीज तभी, कर सकता अगर है। नहीं दिया रहता है तो इग्नोर इट, मानेंगे कोई ट्रेंड नहीं है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लास्ट ईयर में डिक्रीज किया हो और उसके लास्ट ईयर में इंक्रीज किया हो। वेरी गुड, देन गो फॉर एवरेज, एग्जैक्टली राइट, एवरेज लेंगे। लास्ट 5 साल का दे दिया है तो एवरेज लेंगे। ओके सर। यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इन प्रैक्टिस, लेकिन क्वेश्चन में इतना लेवल नहीं देता है, लेकिन प्रैक्टिस में तो हम लोग करते हैं। तो शॉर्ट सेल निकालेंगे, शॉर्ट सेल के ऊपर जो जीपी परसेंटेज कैलकुलेट किए थे वो लगाएंगे, हो गया। तो ये स्टेप 4 आपका 2 चीज को कवर करता है, ये 2,
ये फर्स्ट टू आपको कवर करता है स्टेप 4 से, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अभी भी एक आइटम बाकी है, क्या? इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्किंग्स। स्टेप 5, पहले एक स्टेप 5 कर लो, उसके बाद स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 5 क्या होता है? एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब याद रखना, जिस डेट में फायर हुआ है उससे 12 महीना पहले, एग्जैक्टली 12 मंथ पहला। अगर अप्रैल में फायर हुआ है तो लास्ट ईयर का मार्च से फायर होने का मार्च का तक, मतलब 2020 का मार्च से लेके फरवरी से लेके 2021 का मार्च तक, ये 12 महीना को कवर करेगा, इसलिए बोलता है एनुअल सेल्स। तो एनुअल टर्नओवर, उसके साथ भी ट्रेंड एडजस्टमेंट करके आपका आएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। स्टेप 6, एडमिशेबल एडिशनल एक्सपेंसेस। आप जितना मन में खर्चा करेंगे और आप सोचेंगे इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगा, नो, उसका एक लिमिट है, उसके बाहर वो नहीं दे सकता है। लिमिट क्या है? The additional expenses is incurred to avoid the loss on sale। मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस को क्यों देता है इंश्योरेंस कंपनी? अगर आप नहीं करेंगे तो लॉस ऑन सेल और भी बढ़ जाएगा, शॉर्ट सेल और भी बढ़ जाएगा, तो कंपनी को और भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो कंपनी ने बोला है भाई आप एडिशनल एक्सपेंसेस करें, लेकिन विद इन अ लिमिट। Therefore, party can claim a part of such expenses as their claim because this expenses is necessary to reduce, कम करने के लिए the short sales। Calculate the amount of admissible additional expenses as follows। क्या है? Actual expenses to gross profit on additional sales due to additional expenses। ये additional sale से, additional expenses से जो सेल हुआ है उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, ये एडिशनल करने से आपका कितना सेल होता है, एडिशनल सेल, वो फिगर दिया रहेगा, उसके ऊपर जीपी परसेंटेज लगाओ। कौन सा जीपी? मैंने जो स्टेप 1 में किया है। थर्ड, एडिशनल एक्सपेंसेस इनको प्रोपोर्शन करेंगे जीपी ऑफ एडिशनल टर्नओवर। जीपी ऑफ एडिशनल टर्नओवर मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होल डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। व्हाई सर? जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर में दो आइटम रहता है, एक नेट प्रॉफिट रहता है और दूसरा रहता है क्या? दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है सर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन मेरा खर्चा में तो इंश्योर्ड भी अनइंश्योर्ड दोनों ही है। ओके, तो मुझे प्रोपोर्शन करना पड़ेगा टोटल नेट प्रॉफिट प्लस खर्चे में कितना आपका इंश्योर्ड एंड नेट प्रॉफिट है, उसको ही कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो मान के मैं एडिशनल एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शन करूंगा। ये तीनों फिगर में जो लोअर होगा वही लोअर को मैं माना जाएगा एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। नाउ स्टेप 7, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? दैट इज ग्रॉस क्लेम। लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टेप 4 में एड एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस। आपने जो एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस किया है स्टेप 6 में, लेस सेविंग्स अगर कुछ होता है ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो माइनस होने के बाद जो आएगा दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको ही बोलते हैं ग्रॉस क्लेम। अप्लाई द एवरेज क्लॉज। यहां पर भी एवरेज क्लॉज है 100%। When the policy value is less than the gross profit on adjusted annual turnover, अगर policy value is less than adjusted annual turnover होता है, then we apply the average clause as follows। अगर policy value क्या होता है, वो लेस हो जाता है, तो पॉलिसी वैल्यू अगर लेस होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उसको अंडर इंश्योरेंस बोलेंगे। और नेट क्लेम क्या होगा? नेट क्लेम इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट दैट इज ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे दिया है। एनुअल टर्नओवर मींस टर्नओवर ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। स्टैंडर्ड टर्नओवर मींस टर्नओवर कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड ऑफ द लास्ट 12 months prior to the date of fire. Net profit is considered after excluding the effect of extraordinary item like dividend received,
फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल, ये सब कवर नहीं करता, इसलिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां तक देखिए, मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको प्रॉब्लम पूरा क्लियर होगा। तो चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए, सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम में दिखाऊंगा। बाकी 8 स्टेप का प्रोसेस है, छोटा प्रॉब्लम है, नोट्स है इसलिए इतना लगाया है, एक पेज, नहीं तो नहीं लगता। चलिए आप ध्यान दीजिए प्रॉफिट में, उसके बाद फिर से क्वेश्चन में आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इसका मतलब है सब्सिक्वेंट लॉस पॉलिसी में जो खर्च लॉस होगा उसके लिए क्लेम कैलकुलेट करो। डेट ऑफ फायर 36/2018, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 months, बोल दिया है, झमेला खत्म। सम एश्योर्ड, सम इंश्योर्ड 80,000, turnover for the year 36/2000 for the year ended 36/2018, मतलब जिस दिन में फायर हुआ है उससे पहला तारीख 12 महीने का सेल है 4 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर देखिए 31 मार्च 2018 25, स्टैंडिंग चार्जेस 57, मैंने क्या बोला था, इफ नथिंग मेंशन आई अज्यूम स्टैंडिंग चार्जेस इज एंटायरली इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेल्स बोल दिया है। टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड 17 से लेके 31/12 1,12,000। टर्नओवर फॉर द पीरियड 17/2017 टू 31/12/2017 कितना, 2,20,000 बोल दिया है। मतलब जिस पीरियड में डिसलोकेशन हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर डिसलोकेशन पीरियड है 17/2018 से 31/12/2018, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेल ऑफ द लास्ट ईयर क्या था, 17/2017 टू 31/12/2017। टर्नओवर ऑफ 2018 इज गिविंग द इंक्रीजिंग 10%, मतलब ट्रेंड का परसेंटेज तुमको बोल दिया है, वी नीड नॉट टू कैलकुलेट। ओके, चलिए सॉल्यूशन। देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, स्टेप 1 इज जीपी परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। क्या है जीपी परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होल डिवाइडेड बाय, अच्छा आई थिंक मुझे यहां पर नहीं करना चाहिए, यहां पर ही बेटर रहेगा, संभाल नहीं सकूंगा। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस मेरा तो ऑलरेडी किया हुआ है, समझ चुका हूं। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड
standing charges divided by sales of last accounting period into 100. नेट प्रॉफिट कितना है देखो दे दिया है. नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड इज 20,000 और टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर अच्छा 25,000. 25 तो नेट प्रॉफिट 25, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना, कुछ नहीं बोला है तो मैंने क्या समझूंगा, पूरा एक्सपेंसेस ही इंश्योर्ड है. इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना 57,000. लास्ट ईयर का सेल मतलब लास्ट अकाउंटिंग पीरियड आपका क्या होता है 2017-18 का सेल्स. फायर के लास्ट 12 महीने नहीं, लास्ट ईयर का ही सेल. तो टर्नओवर ऑफ लास्ट फॉर द ईयर एंडेड 4,10,000. परसेंटेज कितना आता है इंटू 100 करने के बाद बोलो 20%. वाह. ऑन सेल्स. स्टेप 2 ट्रेंड ऑफ सेल्स. कितना ट्रेंड ऑफ सेल्स 10% क्वेश्चन में दे दिया है, मुझे कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है. स्टेप 3 स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स. क्या है शॉर्ट सेल्स, एक्चुअल सेल्स ऑफ जिस पीरियड में डिसरप्शन हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड. मतलब डिसरप्शन पीरियड है 1/7/2018 से 31/12/2018. तो टर्नओवर भी मुझे 1/7/2017 से 31/12/2017 देखना पड़ेगा. उस टाइम सेल्स था कितना 2,20,000. कौन सा पीरियड, लास्ट सेल्स ऑफ डेट ही दे दो 1/7/2018 17. मतलब लास्ट पीरियड का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड जो इंडेमनिटी पीरियड है वही कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट पीरियड में क्या था 2,20,000. एड इन अपवर्ड ट्रेंड. अपवर्ड ट्रेंड कितना, कितना परसेंट अपवर्ड ट्रेंड 10% ऑन 2,20,000. मतलब लास्ट ईयर में 2,20,000 था, ऑलवेज 10% ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है. तो लॉजिकली 20 कितना सेल्स होना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड सेल्स होना चाहिए. स्टैंड सेल्स लास्ट ईयर का सेल्स प्लस ट्रेंड एडजस्ट करने के बाद 2,20,000 प्लस 22,000 2,42,000. less actual sales of disrupt indemnity turnover of the indemnity period. मतलब आपका डिस्टर्ब पीरियड का सेल्स एक्चुअल में
कितना एक्चुअल सेल्स हुआ है 1,12,000 होना चाहिए था 2,42,000 स्टैंडर्ड और जहां पर हुआ है कितना 1,12,000 तो इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट सेल्स मतलब सेल्स कम कितना हुआ 1,30,000. 30,000. सॉरी 1,30,000. 1,30,000. स्टेप 4 जीपी ऑन शॉर्ट सेल कितना जीपी है 20% ऑन 1,30,000 that is equal to how much 20 बस 20,000. तो ये 26 में मेरा नेट प्रॉफिट भी कंप्यूट हो गया और मेरा इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस भी ले लिया अब एडिशनल एक्सपेंसेस कुछ किया है देखो क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में कहीं पर एडिशनल एक्सपेंसेस का नामो निशान नहीं है यस और नो नेसेसरी नहीं है एडिशनल एक्सपेंसेस रहेगा यहां पर कहीं पर एडिशनल एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में कहीं पर है एडिशनल एक्सपेंसेस नो सर अगर No, sir. एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है तो मेरा ये पार्ट का जरूरत नहीं है एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस का पार्ट नो एडजस्टेड टर्नओवर करना पड़ेगा वो तो 100% करना पड़ेगा बिकॉज अंडर इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस देखने के लिए स्टेप 5 जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब जिस दिन में फायर हुआ है उसका पहला 12 मंथ लास्ट पीरियड का नहीं बोला है जिस दिन फायर हुआ है उसके 12 मंथ पहले तो टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड मतलब 12 महीना उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं ईयर एंडेड 36/2018 कितना 4 लाख 4 लाख add trend upward trend कितना परसेंटेज 10% on 4 lakh $40,000 ओके तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर how much 4,40,000 GP on adjusted over 40,000 88,000 क्यों 20% on 4,40,000 88,000 step 6 admissible additional expenses
स्ट्रेट वे में नील, बिकॉज मैंने यहां पर कुछ दिया ही नहीं. स्टेप 7, ग्रॉस क्लेम. सो उसको नेट ग्रॉस क्लेम एंड नेट क्लेम. चलिए particulars. क्या लिखोगे? जीपी ऑन शॉर्ट सेल कितना? जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, स्टेप 4. How much? GP on short sell 26,000. Add additional admissible, उल्टा लिखा, admissible additional expenses. Sible मतलब allowed additional expenses. इस क्वेश्चन में कुछ है बेटा? नील. लेस savings on insurance, savings in on insured standing. अगर स्टैंडिंग चार्जेस में कुछ सेविंग्स होता है, बिकॉज बिजनेस नहीं चला, हो सकता है कुछ खर्चा बंद हो गया, तो ऐसा कुछ स्टैंडिंग चार्जेस का अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना? बोलो सर. क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है. सेविंग्स बोल के देखो, कुछ नहीं दिया है. सेविंग स्टैंडिंग चार्जेस बोला है, लेकिन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोल के कुछ नहीं बोला है. मतलब उसको तो मैं माना है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, लेकिन सेविंग्स बोल के कुछ नहीं बोला है. ओके, तो सेविंग्स भी यहां पर नील है. अगर होता तो लेस करता. दैट इज ग्रॉस क्लेम. ग्रॉस क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना? 26,000. नाउ जीपी on adjusted annual turnover कितना? जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 88,000. पॉलिसी कितना लेते हो? पॉलिसी वैल्यू कितना बेटा? पॉलिसी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू कितना है? सम इंश्योर्ड 80,000 है सर. कितना? 80,000 सर, पहले ही वाला है तो. सम इंश्योर्ड 80,000. सो देख के ही पता चल रहा है क्या? इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन है सर. अंडर इंश्योरेंस. अंडर इंश्योरेंस. अंडर इंश्योरेंस होगा तो पॉलिसी वैल्यू क्या है? लेस है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर. तो क्या होगा?
average clause will be applicable. Average clause will be applicable. Net claim equal to, क्या है नेट क्लेम इक्वल टू? ग्रॉस क्लेम into Policy value by policy value whole divided by adjusted GP on adjusted annual turnover, AAT. Okay, so that is equal to, bolo gross claim how much? 26,000 into policy value is 80,000 and the proportion of 88,000. Bolo how much? (26) into 80 divided by 88. 23,636. 23,636. Okay, 26,636 is the answer. Done? बोलिए. एनी प्रॉब्लम? मैंने सिर्फ ये प्रॉब्लम में दो चीज नहीं आपके सामने रखा है. एक इंडिमनिटी पीरियड का ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस का एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस वो मैंने नहीं रखा है. आई विल ट्राई टू पुट इट इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब टुमारो. एंड सेविंग्स ऑफ इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस वो मैंने नहीं रखा है. बाकी सब दिया था. ओके इसको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को आप लोग शॉर्ट में लिखेंगे AAT. एक बार फुल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद AAT लिख सकते हैं. मैंने स्टेप 8 नहीं किया, स्टेप 7 के भीतर ही 7-8 को कंबाइन करके दिया. वहां पर हम लोगों ने लॉस ऑफ ग्रॉस स्टॉक के साथ कंपेयर करते थे. यहां पर हम जो जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, अंडर इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस निकालेंगे, एवरेज क्लॉज अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे. ठीक है बेटा, एनी क्वेरी तो पूछ सकते हैं जल्दी.